हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है गति का नियम। इस चैप्टर का ये लेक्चर 3 है, तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है संवेग, और दूसरा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इन दोनों टॉपिक पर पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। तो हमें जानना है संवेग। याद रखेंगे क्लास 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 लिखा गया है, 5 आप बना लेंगे जी। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर 5 है। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अब हम जानेंगे संवेग कहते किसे हैं। तो देखिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, संवेग बराबर होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये आप याद रखेंगे कि संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। मतलब कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, तो किसी भी वस्तु का कोई मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, और इस वस्तु का कुछ ना कुछ वेग होगा। तो यही कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। वही बात हमने लिखा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का फॉर्मूला है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यदि हम इसको संकेत रूप में लिखें तो संवेग को P से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को M से और वेग को V से दर्शाते हैं। तो संवेग बराबर मतलब P = M × V हो जाएगा। तो ये उसी का फॉर्मूला है। तो या तो आप संकेत रूप में ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, बात दोनों एक ही है। तो सबसे पहली बात, संवेग आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो आपको जानना है। देखिए, सबसे पहली पॉइंट्स आपको ये जानना है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। उसके बाद आपको जानना है कि इसकी कौन सी राशि होती है, और तीसरा संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, या इसे बीमा भी कहते हैं। तो अब आप समझिएगा, संवेग के जहां तक मात्रक की बात करें तो हम क्या जानते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, या सेकेंड को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स हम कह सकते हैं। ठीक है जी। राशि कौन सी होती है, तो ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि। ठीक है। विमीय सूत्र पे जहां तक बात करें तो इसका विमीय सूत्र आप याद रखेंगे mL/T-1 होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये तीनों चीज आपको पहले से पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो इतना बात आपने जान लिया, संवेग का परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र। उसके बाद अब हम जानते हैं संवेग का कुछ स्पेशल जो कंडीशन है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो हम लिखेंगे स्पेशल केस या संवेग स्पेशल केस। तो देखिए, सबसे पहले स्पेशल केस मतलब आवश्यक जो शर्तें हैं उसको हम जान लेते हैं। संवेग का जो आवश्यक शर्तें, अब देखिए आवश्यक शर्तें क्या हैं कि यदि मान लेते हैं कोई वस्तु है, अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर मान लेते हैं वस्तु, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, यदि दो वस्तु का द्रव्यमान समान हो
तो क्या होगा? देखिए, यदि दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो समान होगा तो उस समय पे क्या कंडीशन होता है आप थोड़ा सा समझिएगा। मान लेते हैं एक ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का द्रव्यमान है m, एक और ये वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान है m, दोनों का द्रव्यमान इक्वल है, परंतु मान लेते हैं इस वस्तु का जो वेग है वो v1 है और इस वस्तु का जो वेग है वो v2 है। ठीक है, हो सकता है ना? तो आप ध्यान से समझेंगे। तो यदि मान लेते हैं ये जो वस्तु है तो इस वस्तु का द्रव्यमान, तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लेते हैं पहले वस्तु का यदि हम संवेग निकालते हैं, ये पहला है और ये दूसरा है, ये क्या है? पहला है और ये दूसरा है। तो हम लिखेंगे कि यदि पहले वस्तु का संवेग निकालें, प्रथम वस्तु का संवेग, तो प्रथम वस्तु का संवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग को P1 लिखेंगे, P1 लिखेंगे कि नहीं? चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यदि प्रथम वस्तु के लिए हम P1 लिखेंगे इस कलर से, P1, तो P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान है m और वेग है v1, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला? ये फॉर्मूला मिला। और यदि द्वितीय वस्तु के लिए, दूसरे वस्तु के लिए अगर हम देखें, ठीक है, द्वितीय वस्तु का संवेग, तो अगर द्वितीय वस्तु का संवेग देखते हैं तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा और P2 इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। V2 है वेग, तो V2 हमने लिख दिया। तो ये हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिला। ठीक है जी। तो देखिए, संवेग, दोनों का संवेग है, मान लेते हैं एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु, दोनों का संवेग एक है P1 और P2 है, और देख रहे हैं P1 का m इंटू V1 है और P2 का m इंटू V2 है। तो अब देखिए, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से हम भाग दे देते हैं, यदि फर्स्ट में सेकेंड से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? दाएं वाला दाएं से, बाएं वाला बाएं से करेगा, तो P1 में P2 का भाग दिएगा, m इंटू V में m इंटू V2 से भाग दिएगा। तो अगर भाग देते हैं तो P1 बाई P2 इक्वल टू m इंटू V1 बाई m इंटू V2, यही ना होगा जी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? जब m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिलेगा P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2, यही ना मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब इससे क्या प्रूफ होता है? P1 ऊपर है तो V1 ऊपर है, P2 नीचे है तो V2 नीचे है। इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि जो संवेग होता है वो वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी वस्तु का जो संवेग होगा वो वेग के समानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी वस्तु का वेग का मान को हम बढ़ा देंगे तो संवेग का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और यदि किसी भी वस्तु का वेग को हमने घटा दिया तो उस वस्तु का अपने आप ही संवेग भी घट जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इससे पहले कंडीशन से हमें ये पता चला कि यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान यदि क्या है? समान है, इक्वल है, बराबर है, तो उस समय पर यदि हम संवेग मतलब किसी भी वस्तु का वेग घटाते हैं, संवेग अपने आप ही घट जाएगा, बढ़ाते हैं वेग को तो संवेग भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। पहले कंडीशन से हमें ये पता चला। ठीक है जी। अब देख लेते हैं द्वितीय कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये है कि यदि वस्तु का वेग क्या हो? समान हो। यदि वस्तु का वेग समान हो तो उस समय पे क्या होगा? तो मान लेते हैं एक ये वस्तु है, सपोज दैट मान लेते हैं एक ये वस्तु है और एक मान लेते हैं ये वस्तु है।
ठीक है, हम जानते हैं इनका द्रव्यमान, इनका संवेग जो वेग है वो बराबर है। मान लेते इस वस्तु का द्रव्यमान है m1 और इस वस्तु का द्रव्यमान है m2, परंतु वेग इन दोनों का भी अभी ही है। तो यदि हम पहले के लिए निकालते हैं, तो पहले वस्तु के लिए यदि हम संवेग निकालें तो P इक्वल टू P1 इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो m इंटू भी हो जाएगा। ये पहले के लिए हो जाएगा जी, पहले वस्तु के लिए। अगर दूसरे वस्तु के लिए निकालें संवेग तो P2 इक्वल टू m2 इंटू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये दूसरे वस्तु के लिए हो जाएगा ना। अब यदि हम इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड माने हैं, और फर्स्ट में यदि सेकेंड का भाग देते हैं तो देखिए क्या मिलता है। यदि फर्स्ट में सेकेंड का भाग देते हैं तो P1 माइनस P2 इक्वल टू M1 V बाई M2 V। देखिए यहाँ पे गलती थोड़ा सा हमने किया है। देखिए दूसरी वस्तु के लिए संवेग P2 इक्वल टू M2 इंटू भी होगा यहाँ पे, ठीक है, M2 इंटू भी होगा। क्यों यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, यदि दोनों वस्तु मतलब यदि वस्तु का संवेग बराबर हो, सॉरी वेग बराबर हो, तो दोनों वस्तुओं का वेग v1 है, तो सॉरी v है, तो v हम रखेंगे ना, तो v हमने रख दिया। अब देखिए इस v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें यही फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो P1 बाई P2 है वो M1 बाई M2 के बराबर है, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। अब इससे हमें क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि P1 जो है वो समानुपाती है, सॉरी P1 नहीं हम कहेंगे, P जो है वो समानुपाती है M के, ठीक है। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि यदि किसी भी वस्तु का यदि द्रव्यमान हम बढ़ा देते हैं तो उस वस्तु का संवेग अपने आप ही बढ़ जाएगा, और यदि द्रव्यमान के मान को घटाएंगे तो संवेग का मान भी अपने आप घट जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये दूसरा कंडीशन से हमें ये बात पता चला। पहले में हमने क्या किया था, यदि वस्तुओं का द्रव्यमान समान हो तो उस समय पर हमें ये पता चला था ये वाला, और दूसरा में यदि वेग समान हो तो उस समय हमें ये पता चला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा कंडीशन, थोड़ा सा तीसरे कंडीशन को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि यदि दो वस्तुओं का संवेग बराबर हो, संवेग समान हो, मान लेते हैं ये वस्तु है एक मान लेते हैं ये वस्तु है। अब इस वस्तु का जो संवेग है, मान लेते हैं इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है m1, इस वस्तु का द्रव्यमान है m2, इस वस्तु का वेग है v1, इस वस्तु का वेग है v2, परंतु इस वस्तु का जो संवेग है वो है p और इस वस्तु का संवेग भी है p। कह रहा है ना कि यदि दो वस्तुओं का संवेग बराबर हो तो इसका भी संवेग p, इसका भी संवेग p। तो अगर इस समय पर, तब पहले के लिए यदि हम निकालें, पहले वस्तु के लिए संवेग, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1 हो जाएगा, और दूसरे के लिए निकालें तो P इक्वल टू m2 इंटू v2 हो जाएगा। यही ना होगा जी, पहले के लिए और दूसरे के लिए। तो इसको अगर समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण जोग मानते हैं, तो अगर फर्स्ट में सेकेंड से भाग देते हैं तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में भाग देंगे सेकेंड से। अगर भाग देते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ये देखिए हमें मिलेगा P बाई P इक्वल टू M1 V1 बाई M2 V2, ये मिलेगा। P से P कट जाएगा तो उसके बाद क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा M1 V1 बाई M2 V2 इक्वल टू 1, यही नहीं मिलेगा जी, ये कट गया तो 1 ही तो बचा, तो 1 हमने लिख दिया,
बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे जीरो, जीरो नहीं भैया 1 बचेगा, p एकम में p होगा है ना, तो एक बार में कटेगा तो ये होगा। ये इधर गुणा में है, इधर सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो इसका मतलब m1 v1 जो होगा वो m2 v2 के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो अब समझिएगा जब ऐसा होगा तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ये इधर m इधर गुणा में है, m2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, और इधर v2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो हम गुणे वाले को भाग में भेजते हैं, तो ये m1 है, m2 को इधर भेजें तो m2 हो गया। फिर से ये v2 है इधर, ये इधर गुणा में है, ये इधर आएगा तो भाग कराएगा तो v1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला जो है m1/m2 = v1/v2। इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि जो m1 है वो v2 के बराबर है, और जो v2 है वो m2 है वो v1 के बराबर है। मतलब हम देख रहे हैं कि m1 जो है, इसके m1 जो है वो नीचे है v1, देख रहे हैं नीचे है v1, जबकि ऊपर v1 होता तो समानुपाती होता। इससे हमें ये प्रूफ होता है ना, इससे हमें ये प्रूफ होता है कि जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेग के। मतलब क्या हुआ कि यदि हम वेग के मान को बढ़ाते हैं तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, और यदि हम वेग के मान को कम करेंगे तो द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। यदि देखिए कोई भी वस्तु यदि गति कर रहा है तेजी से तो उसका वेग क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, हल्का होगा, हमें बहुत ही कम महसूस होगा। परंतु जैसे जैसे वो स्लो होता जाएगा वैसे जैसे उसका जो क्या है, उसका भार हमें पता चलता जाएगा, उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ता जाएगा। तो यही बात पता चला कि वेग यदि बढ़ा देंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे कंडीशन से हमें ये बात पता चला। तो मैं आशा करता हूँ सबसे पहली बात संवेग पर हमने पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया, संवेग क्या होता है, और संवेग पर हमने 3 कंडीशन जाना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहें तो तीसरे कंडीशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे, चलिए अब हम देखेंगे संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए वीडियो अच्छा बन रहा है, चलिए अब देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसको हम समझते हैं जी। संवेग संरक्षण के सिद्धांत में ये हमें बताया गया कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, अब ध्यान से समझेंगे, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु पर, ठीक है ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु पर मान लेते हैं जो हम बल लगा रहे हैं, तो यदि बल का मान 0 हो, यदि हम इस पर 0 बल लगा रहे हैं तो इस वस्तु का जो संवेग होगा, इस वस्तु का जो संवेग होगा वो क्या होगा, नियत होगा। इस वस्तु का जो संवेग होगा p वो क्या होगा, नियत होगा। मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल 0 हो तो उस वस्तु का संवेग नियत होता है। आशा करते हैं आपको रटना नहीं पड़ा होगा, समझ कर याद किए होंगे। F क्या है भैया, F है बल, और ये P क्या है, P है संवेग। P क्या है भैया, संवेग है। P क्या है, संवेग है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ संवेग है जो है P। तो हम यही कह रहे हैं ये क्या है, कोई वस्तु है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि 0 हो तो उस वस्तु का जो संवेग होता है वो नियत होता है। समझ गए ना, यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए लिखा गया है, इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगाया गया बल यदि 0 हो तो उस पिंड का संवेग नियत होता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, संवेग का यही है जो है नियम, जो कि आपको याद हो गया होगा। अब इससे हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता करना है, उसको हम जान लेते हैं। देखिए हम इसमें थोड़ा सा आपको ये बातें लिखना होगा। हम जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से
न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आपको क्या पता है कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है, ठीक है, ये P1/P2/T हमने लिखा था, वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो ऐसे हमने आपको बताया था फॉर्मूला। यदि आप याद होगा आपको गति के न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हमने पढ़ाया था। तो देखिए ये तो नॉर्मल है, परंतु यदि हम अवकलन के रूप में लिखते हैं ना, तो अवकलन के रूप में हम ऐसे नहीं लिखते हैं। ये जो P2 माइनस P1 है, इसको हम dP/dt लिख देंगे, ठीक है। ये अवकलन के रूप में हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये क्या है, संवेग में परिवर्तन का दर, इसको हम पढ़ेंगे संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो ये हमें फॉर्मूला पता है, तो ये हमने लिख दिया। ये हमें फॉर्मूला पता था, तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए यदि यहाँ पे क्या हमें समझना है, देखिए ये हमने F लिख दिया। ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक K एक नियतांक आता है, और उसके बाद dP, ये dP क्या है, संवेग है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो m इंटू भी हमने लिख दिया, और T है तो dt हमने लिख दिया, ठीक है जी। तो इतना हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए F इक्वल टू, अब आप समझिएगा थोड़ा सा, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, और ये क्या हो जाएगा, dP/dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये जो बल है जो है F, यहाँ पे जो K है ना, K इक्वल टू 1 होता है। न्यूटन ने गति के द्वितीय नियम में बताया था कि K इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो इसका मान 1 हो गया, 1 इसमें गुणा कराएगा तो वही होगा, तो dP/dt हो जाएगा, ठीक है जी। हमें पता है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल यदि शून्य हो, तो बल F का मान हमने सुन लिया है, तो यदि F इक्वल टू 0 हो जाए तो उस समय पर यदि वस्तु पर लगाया गया बल शून्य हो तो जो dP/dt होगा वो 0 के बराबर होगा ना। अरे 0 इधर लिखे चाहे इधर, दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो dP/dt इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, अवकलन से हम जानते हैं, गणित में गणितीय अवधारणा से हम जानते हैं कि जब हम अवकलन करते हैं और अवकलन में यदि पॉइंट्स का मान अगर 0 आता है, कोई भी वैल्यू का मान यदि 0 आता है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो एक नियतांक है, नियत है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इसका मान यदि 0 आ गया तो अवकलन से हम जानते हैं कि dP/dt है वो क्या हो जाएगा, एक नियत हो जाएगा। एक क्या होता है, संवेग नियत होता है, एक नियतांक होता है। नियत कहें या नियतांक कहें, तो ये बात आप लिख देंगे। अवकलन से हमें पता चल गया dP/dt है वो एक नियतांक है, एक नियत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मान 0 आ गया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे यही बात बताया गया कि किसी पिंड पर लगाया गया बल यदि शून्य हो तो इस पिंड का जो संवेग होता है वो नियत होता है। उतना बात लिखने के बाद ये 2-3 लाइन लिख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।